हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। आज के इस वीडियो में तुम्हें फ्लैमिंगो बुक का जो पोएम वाला सेक्शन है ना, उसका वन शॉट देखने को मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो से बाहर तुम्हारे पोएम का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने डिटेल में तुम्हारे पोएम के एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और हाँ, एजुकेशनल भैया ऐप में ना जो नोट्स वाला सेक्शन है वो बिल्कुल फ्री हो चुका है सिर्फ 2 दिनों के लिए। और जो कोर्स है ना, जिसका प्राइस पहले 2499 था, उसके बाद 999 हुआ था, वो अगले 2 दिनों के लिए सिर्फ तुम्हें 199 रुपीज में मिलने वाला है। सिर्फ 199 रुपीज में मिलने वाला है। तो अगर अगर तुम्हें लेना है तो जल्दी जाकर ले लो। सिर्फ 7 से 8 घंटे का लेक्चर है। अगर उन सारे लेक्चर्स को तुम देख लेते हो ना, तो तुम्हारे सारे चैप्टर्स का जो कीवर्ड्स, की पॉइंट्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर कोर्स नहीं भी लेना है तो नोट्स भी इनफ है, तुम सिर्फ नोट्स भी ले सकते हो। और देखो, 12th खत्म होने वाला है, तो अगर तुम लोग 12th के बाद भी मुझे फॉलो करना चाहते हो, मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो, तो मेरे सेकंड चैनल को फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे एजुकेशनल रिलेटेड कंटेंट नहीं आएगा, व्लॉग और फिटनेस रिलेटेड कंटेंट आएगा, तो सब्सक्राइब कर लो। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलो पोएम के वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माय मदर एट 66 पोएम को, जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल पोएम है। वैसे इस पोएम को लिखा है कमला दास जी ने, और ये मालाबार केरला से बिलोंग करती है। और इन्होंने अपने टाइम में बहुत सारी नोवेल्स और स्टोरीज लिख रखी है। अगर इनके कुछ फेमस वर्क्स के बारे में बात करें ना, तो इन्होंने 5 पोएट्री की किताबें लिखी है। और द नोवेल अल्फाबेट ऑफ लव्स, जो कि इन्होंने 1977 में पब्लिश करा था, वो भी इन्होंने ही लिखा है। और इन्होंने एक और बुक लिखा है पद्मावती द हॉर्नेट, जो इन्होंने 1992 में पब्लिश करा था। वैसे तुम्हें पता है, कमला दास जी बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे पोएम लिखती है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर। और आज का जो हमारा पोएम है माय मदर एट 66, वो भी इसी का एक एग्जांपल है। तो फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पेरेंट्स को, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा को, तुमसे क्या चाहिए होगा? जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। और जो लोग भी इस चैनल में न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो अगर तुम चाहो। देखो, मेरा नाम है कमला दास, और ये जो पोएम है ना, ये कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। लास्ट फ्राइडे सुबह सुबह मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग जा रही होती हूँ, वो भी ड्राइव करते हुए। तब मैं देखती हूँ कि जो मेरी मॉम है, वो मेरे बगल में कार में बैठी हुई है, और वो बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई है, और उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है। तभी मैं अपनी मॉम के एजिंग फेस को देखती हूँ। एजिंग फेस का मतलब, जब लोग बूढ़े होने लगते हैं ना, तो उनके फेस में झुर्रियां वगैरह आ जाती है, तो उसे ही एजिंग फेस बोलते हैं। इसके बाद मुझे रियलाइज होता है कि जो मेरी मॉम है, वो सच में बूढ़ी होते जा रही है। और फिर मैं अपनी मॉम के लिए लव, सिंपैथी और पेन फील करने लगती हूँ। और मुझे ये भी रियलाइज होता है कि अब मेरी मॉम को प्यार और केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब मैं मेरे साइड में मेरी मॉम की फेस को देख रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि किसी डेड बॉडी का फेस वहां पे रखा हुआ है। और इस मोमेंट पे मुझे मेरी मॉम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। और अब मैं इस ट्रॉमा से बाहर आना चाहती थी। मतलब ये जो सिचुएशन था ना, जब मैं अपनी मॉम को देख रही थी और मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था, मैं इस सिचुएशन से बाहर आना चाहती थी। तो इसलिए मैं अपने कार के विंडो से बाहर देखती हूँ, और देखती हूँ कि जो ट्रीज है ना, वो भागते हुए पीछे जा रहे हैं। देखो, यहाँ पे एक्चुअली में ट्रीज पीछे नहीं जा रहे थे। जो हमारी पोएट थी ना, वो मूविंग व्हीकल पे बैठी हुई थी। मतलब वो जो पोएट थी, वो मूविंग कार के ऊपर बैठी हुई थी। तो इसलिए जब कार आगे जा रहा था ना, और पोएट बाहर देख रही थी ट्रीज को, तो ऐसा लग रहा था कि वो जो ट्रीज है वो भागते हुए पीछे जा रहे। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा था, वो जो कार था वो आगे जा रहा था। बहुत ही बेसिक सा चीज है यार, फिजिक्स में भी पढ़े होगे और खुद भी कभी नोटिस करा ही होगा। और फिर इसके बाद मैं यंग बच्चों को देखती हूँ, जो कि खेल रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं और खिलखिला रहे होते हैं। अब देखो, यहाँ पे नोट करना, ये जो यंग ट्रीज है जो दौड़ते हुए फील हो रहे हैं, और ये जो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा खुश है, ये पोएट की मॉम से अपोजिट है। क्योंकि जो पोएट की मॉम है, वो ना ही ट्रीज के जैसा यंग है और फुर्तीली है, और ना ही पोएट की मॉम के अंदर बच्चों की तरह एनर्जी भरी हुई है और उनके अंदर वैसी खुशी है। इसके अपोजिट जो पोएट की मॉम है, वो बहुत ही ज्यादा मरियल जैसी हो गई है, और उनके पूरे फेस के ऊपर झुर्रियां आ चुकी है। ये चीज तुम्हारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जानना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था। और फिर हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं, और उसके बाद मैं सिक्योरिटी चेक से पास होती हूँ, और उसके बाद अपनी मॉम की तरफ मुड़कर देखती हूँ, जो कि कुछ ही यार्ड्स पे, मतलब कुछ ही दूरी पे खड़ी थी। और फिर से मैं अपनी मॉम की फेस की तरफ देखती हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा डल, पेल, मतलब बहुत ही ज्यादा कलरलेस सा हो गया था। और इस वक्त मन ही मन मैं अपनी मॉम के फेस को लेट विंटर्स मून से कंपेयर कर रही होती हूँ। मतलब विंटर्स के टाइम में मून कैसा हो जाता है, मून के सामने फॉग और मिस्ट आ जाते हैं, जिसके कारण मून का जो लाइट है वो धरती तक, मतलब हमारे लैंड तक नहीं पहुंच पाता है।
जिसके कारण मून बहुत ही डल दिखता है। और वैसा ही मेरी मॉम का फेस भी हो गया था, बिल्कुल लेट विंटर्स मून जैसा। और ये सभी सिचुएशन को देखकर मुझे अपनी चाइल्डहुड फियर की भी याद आ जाती है, क्योंकि जब मैं बच्ची थी ना, तब मुझे डर लगता था कि कहीं मेरी जो मॉम है वो मुझसे दूर ना हो जाए। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारी जो मॉम होती है ना, वही हमारे लिए सब कुछ होती है। और ऑब्वियसली ये चीज को तुम सभी लोग फील कर सकते हो। और अभी जब मैं एयरपोर्ट से जा रही हूँ, तो वापस से ये जो फियर है वो मेरे अंदर एक्टिवेट हो गया है। मतलब मैं वापस से इस फियर को फील कर पा रही हूँ कि जब तक मैं वापस आऊँ तब तक मेरी मॉम मुझे छोड़कर ना जा चुकी हो। और यही फियर मुझे इस वक्त अपने अंदर महसूस हो रही थी। लेकिन फिर मैं अपनी मॉम की तरफ देखकर स्माइल करती हूँ और कहती हूँ, सी यू सून अम्मा। फॉर दोज हु डोंट नो, अम्मा मम्मी को ही कहते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मतलब वहां से स्माइल करते हुए निकल जाती हूँ। एंड इसी तरह से जो तुम्हारा पोएम है वो भी खत्म हो जाता है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम को। देखो, जॉन कीट्स भैया ने एक पोएम लिखा था जिसका नाम है इंडीनियम पोएटिक रोमांस। और फिर उस पोएम से एक पेज को उठाया गया और तुम्हारे बुक में छाप दिया गया। इन शॉर्ट, जो आज हम पोएम पढ़ने वाले हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो बस एक एक्सट्रैक्ट है द इंडीनियम पोएटिक रोमांस का। मतलब ये बस छोटा सा पार्ट है उस बड़े से पोएम का। और मैं तुम्हें बता दूं, ये रोमांस कोई लड़के लड़की वाली रोमांस नहीं है। फीलिंग सैड फॉर ऑल ऑफ यू। तुम लोग सोच रहे हो सिट, एक तो रीजन मिला था इस पोएम को पढ़ने का, वो भी चला गया। लेकिन देखो, ये रोमांस नेचर वाला रोमांस है। बेसिकली हमारे जो पोएट थे ना, वो नेचर सेक्सुअल। जस्ट किडिंग, एग्जाम में लिख के मत आ जाना। तो देखो, हमारे पोएट को नेचर से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत, बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया था और इसलिए उन्हें ये पोएम लिखना पड़ गया। खैर, हमें क्या, हमें तो उस बड़े से पोएम का एक छोटा सा ही पार्ट पढ़ना है। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तुम्हारे अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम को। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो इस स्टैंजा का मतलब ये है ना कि जो सुंदर चीजें होती है, यानी कि जो सुंदर वस्तुएं होती है, उनकी सुंदरता हमेशा बनी रहती है और उनकी सुंदरता कभी घटती नहीं है, बल्कि दिन व दिन बढ़ते ही चली जाती है। और ये जो सुंदर चीज होती है ना, वो हमारे लिए बोर बनाती है, मतलब कि छाव बनाती है, जिसके नीचे हम सोकर अच्छे सपने देख सकते हैं। और हमारा हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और उसके नीचे बैठकर हम ताजी हवाओं की सांस भी ले सकते हैं और हमें बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है। तो इन सब चीजों से हमें पता चल रहा है कि हमारे जो पोएट है ना, वो पेड़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो नेचर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और हाँ, हमें पेड़ों के नीचे ही तो छाव मिलता है ना, और कहाँ छाव मिलेगा। ऐसे छाव तो घर के नीचे भी मिल सकता है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हमें नींद भी अच्छी आएगी और हम फ्रेश एयर को ब्रीथ कर पाएंगे। ये सब चीज तो बस पेड़ों के नीचे ही पॉसिबल है। तो आई होप से तुम्हें स्टैंजा 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बोलो, मैं तुम्हें ये स्टैंजा 100 बार समझाऊंगा। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, वीडियो को थोड़ा पीछे करके 100 बार देख लेना। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे स्टैंजा 2 की तरफ। और हाँ, देखो, तुम्हें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, उन्हें ध्यान से देख लो, तुम्हें पोएम समझने में आसानी होगी। और बाकी मैं तुम्हें एक्सप्लेन तो कर ही दे रहा हूँ। Therefore on every morrow are we weathering a flowery band to bind us to the earth। इसलिए वो हर सुबह उठकर नेचर के लिए फूलों का माला बनाते हैं, ताकि वो अपने प्यार यानी कि नेचर से जुड़े रह सके। जैसे देखो, हम भी अगर किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम हर सुबह उठकर उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, ताकि हम भी अपने आप को उसके साथ जुड़े रख सके और उसे अपना बना सके। उसी तरह से हमारी जो पोएट है ना, वो नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो नेचर को अपना बनाना चाहते हैं, इसलिए वो हर सुबह उठकर नेचर के लिए फ्लावरी बैंड बनाते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम भी किसी से प्यार नहीं करते हो ना, तो तुम्हें सुबह उठने की जरूरत नहीं है, तुम दोपहर में उठ सकते हो। Spite of despondence, of the inhuman dearth of noble nature, of the gloomy days, of the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. अब अगले लाइन में पोएट बताते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक बात है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है कि हमारे पास अच्छे लोगों की बहुत ज्यादा कमी है। मतलब कि मानव जगत में मानवता की बहुत ज्यादा कमी है। मतलब ऐसे लोग आज के जमाने में बहुत ज्यादा कम है जो दूसरों की मदद करते हैं, वो भी बिना सेल्फिशनेस के। अब इंसान तो जानवरों से भी ज्यादा बदतर बन चुके हैं, समझ रहे हो। पोएट के अकॉर्डिंग तुम इंसान नहीं हो, तो लंगूर हो। जैसे देखो, बुरे दिन तो सबके आते हैं, हमारे लाइफ में कुछ अच्छे दिन होते हैं, वहीं कुछ बुरे दिन भी होते हैं, ये तो लाइफ का पार्ट है। लेकिन बुरे वक्त में ज्यादातर लोग गलत फैसले ले लेते हैं
और गलत रास्तों में चलने लगते हैं। मतलब कि ऐसे रास्तों में चलने लगते हैं जिस रास्तों में कोई भी अच्छा इंसान नहीं चलेगा। और देखो ये जो पोएट बुरे रास्तों के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग गंदे काम करने लगते हैं, नशे करने लगते हैं, सिगरेट फूकने लगते हैं, गंदे गंदे काम करके पैसे भी कमाने लगते हैं। फिर पोएट बताते हैं कि लोग गलत रास्तों में इसलिए चलने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचना होता है। लेकिन फिर पोएट कहते हैं कि ये सब करने के बावजूद, मतलब कि चाहे हम कितने भी गलत रास्तों में चले जाएं, हम कितने भी गलत काम कर ले, जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ना, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती है। और वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ना, वो हमारे अंदर से सैडनेस को हटा देती है, डार्क स्पिरिट्स को हटा देती है। देखो तुम लोग भी रिलेट करके समझ सकते हो। तुम्हारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तुम किसी इंसान से प्यार करते होगे और लाइफ के किसी मोड़ पर तुम गलत रास्तों में चलने लगो, मतलब तुम कोई गलत कदम उठा लो और उस वक्त आकर वो इंसान जो तुम्हारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो तुम्हें कहेगा कि तुम ये सारे काम ना करो तो तुम उसे छोड़ दोगे। मतलब वो थिंग ऑफ ब्यूटी अगर आकर तुमसे कहता है कि तुम ये सब चीज छोड़ दो, तो ऑब्वियसली तुम छोड़ ही दोगे ना। तो यही चीज पोएट भी यहाँ पे समझाना चाहते हैं। आई होप से तुम्हें समझ में आ गया हो। सच द सन, द मून, trees old and young, sprouting a steady boon for simple sip, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling cover make against the hot season, make against a hot season. The mid forest break, rich with sparkling of a fair musk rose blooms. अब अगले लाइन में पोएट बताते हैं कि उनके लिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं। हमें स्टार्टिंग से लग रहा था कि वो बस ट्री को यानी कि पेड़ों को ही अ थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं, लेकिन पोएट कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वो बहुत सारी चीजों को थिंग ऑफ ब्यूटी मानते हैं, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, छोटे और बड़े पेड़ हो गए, और पेड़ों के बीच में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, जो इंसानों को तो शेड नहीं दे पाते लेकिन भेड़ों को शेड दे पाते हैं, यानी कि सिप्स को शेड दे पाते हैं या छोटे जानवरों को भी शेड दे पाते हैं, वो भी पोएट के अकॉर्डिंग अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। और जो डेफोडिल्स होता है, जो जंगलों में रहता है, ग्रीन वर्ल्ड में रहता है, वो भी उनके लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। और तुम लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे होगे कि डेफोडिल्स कैसा दिखता है। बेसिकली डेफोडिल्स एक टाइप का फ्लावर होता है। फिर पोएट बताते हैं कि ये जो रिल्स होता है ना, जो बड़े वाटर बॉडीज से छोटे नहरों के फॉर्म में निकलता है, बेसिकली तुम छोटे नाले के फॉर्म में निकलता हुआ कह सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा साफ होता है। और ये जो नहर होती है, जहां से भी गुजरता है ना, वो आसपास की चीजों को ठंडक प्रोवाइड करता है, चाहे आसपास के पेड़ पौधे हो गए, जंगल हो गए, मिट्टी हो गया। तो पोएट के अकॉर्डिंग ये जो रिल्स होते हैं ना, ये भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। और ये जो रिल्स होता है ना, ये खुद को भी ठंडक प्रोवाइड करता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे ऐसा कैसे? तो देखो समझो, अगर थोड़ा सा वाटर किसी पेड़ पे गिरेगा या जमीन पे गिरेगा तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो रिल्स के फॉर्म में बह रहा है, तो वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा और वो खुद के साथ साथ आसपास की चीजों को भी ठंडक प्रोवाइड करेगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि जो रिल्स है ना, वो इवेपोरेट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑब्वियसली वो एक कंटिन्यूअस वाटर है। फिर पोएट बताते हैं कि जो पेड़ों के बीच में छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, जिससे रोज ब्लूम की खुशबू आती है, जिससे रोज ब्लूम की चारों तरफ खुशबू आती है जब वो रास्ते से गुजरते हैं, वो भी उनके लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो आई होप से तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि पोएट के लिए कितनी सारी चीजें अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। हालांकि पोएम यहाँ खत्म नहीं हुआ, और भी कुछ चीजें बाकी है। एंड सच टू इज द ग्रैंडवेयर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, ऑल द लवली टेल्स व्हिच वी हैव हर्ड और रेड, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक। फिर पोएट कहते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, साइज में नहीं, ऐसे लोग जिनकी हमें कहानियां सुनाई जाती है कि उनकी डेथ कैसे हुई, जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स हो गए, हमारे पुराने टाइम के राजा महाराजा हो गए, जिनकी हम कहानियां सुनते हैं। जैसे हमारे लिए तुम्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पता ही होगा। तो पोएट कहते हैं जो ऐसे लोग होते हैं, जो ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं, जिनकी हम किस्से कहानियां सुनते हैं, वो भी पोएट के अकॉर्डिंग अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि इनकी कहानियों से हमें डेथ और लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ हमें इनकी ब्रेवरी और सैक्रिफाइस के बारे में पता चलता है। और ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटीज होती है ना, ये कभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये बिल्कुल एंडलेस फाउंटेन की तरह होती है, जो हमारे ऊपर डाली जाती है। कहां से डाली जाती है? स्वर्ग से डाली जाती है। और ये जो फाउंटेन होता है ना, ये फाउंटेन होता है अमृत का। इन शॉर्ट पोएट यही कहना चाहते हैं कि ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटीज होता है ना, ये बहुत सारा होता है, ये एंडलेस होता है, और ये बिल्कुल फाउंटेन की तरह होता है, जो हमारे ऊपर स्वर्ग से डाला जाता है। और हालांकि अ थिंग ऑफ ब्यूटी कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इस तरह से हमारे ये जो चैप्टर है ना, ये जो पोएम है ना, ये खत्म होता है।
हमारा पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट और इसके जो पोएट है उनका नाम है पैब्लो नेरूडा। और पैब्लो नेरूडा का जो बॉर्न था वो 1904 में हुआ था और उनका डेथ 1973 में हुआ। और वो इस पोएम के माध्यम से हम सबको ये बताना चाह रहे हैं कि लोगों को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए और खुद को एग्जामिन करना चाहिए, खुद के आइडियाज और फीलिंग को अच्छे से बैठकर केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए आज के दुनिया में। और वो बता रहे बस लोगों को खुद को एग्जामिन नहीं करना चाहिए बल्कि दूसरे ह्यूमन बींग्स में भी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना चाहिए ताकि वो इस जो हमारा जो वर्ल्ड है ना उसमें पीसफुली जी सके और रह सके। तो हमारा पोएम कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है। हमारे पोएट बोल रहे हैं कि चलो हम लोग सब मिलके 12 तक काउंट करते हैं और 12 तक काउंट करने के बाद सब के सब स्टिल हो जाएंगे यानी कि शांत हो जाएंगे। और फिर वो बोलते हैं कि सिर्फ एक बार के लिए इस पूरे दुनिया के जितने भी लोग हैं, अलग अलग कंट्री में जितने भी लोग हैं, यानी कि फेस ऑफ द अर्थ का क्या मतलब, वो अलग अलग कंट्री के लोग। तो वो कह रहे इस अलग अलग कंट्री में जितने भी लोग हैं ना सब बस एक बार के लिए पूरा शांत हो जाएं और कोई भी अपना लैंग्वेज नहीं बोलेगा। मतलब इस पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं ना सब शांत हो जाएंगे और कोई किसी भी टाइप का लैंग्वेज नहीं बोलेगा, सबके सब शांत रहेंगे। सिर्फ 1 सेकेंड के लिए कोई भी अपना आर्म्स को यूज नहीं करेगा। आर्म्स का यहाँ पे 2 मतलब हो सकता है, एक हमारा बॉडी पार्ट्स का जो आर्म्स होता है और दूसरा आर्म्स का मतलब हो सकता है वेपन। फिर हमारे पोएट बोल रहे कि अगर ऐसा हो गया तो ये जो मूवमेंट होगा ना ये बहुत ही ज्यादा एक्सोटिक मूवमेंट होगा। एक्सोटिक मतलब यूनिक और अट्रैक्टिव मूवमेंट। हाँ ऑब्वियसली अगर इस दुनिया के सारे लोग शांत हो जाते हैं और क्वाइट हो जाते हैं तो वो मूवमेंट ऑब्वियसली अट्रैक्टिव तो होगा ही। फिर हमारे पोएट बोल रहे हैं कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश एंड विदाउट इंजन। मतलब उस टाइम कोई भाग दौड़ नहीं होगा, कोई मशीन नहीं चलेगी और हम लोग उस साइलेंस में सब के सब जितने भी लोग हैं ना सब एक साथ हो जाएंगे। और ये सब कुछ ना एकदम अचानक से हो जाएगा। अगर हम लोग शांत हो जाते हैं पूरे के पूरे लोग इस दुनिया में जितने भी लोग हैं तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना वो सब एकदम अचानक से हो जाएगा, सडन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पोएट ऐसा क्यों बोल रहे कि सारे के सारे लोग एक हो जाएंगे। तो देखो जब कोई भी इंसान अपना लैंग्वेज नहीं बोलेगा, अपने अपने कंट्री का अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज, तो जब सब लोग शांत हो जाएंगे तो सब तो एक टाइप के होगा ना, इसलिए बोल रहे कि सब के सब लोग एक साथ आ जाएंगे, मतलब टुगेदर हो जाएंगे। फिर हमारे पोएट बोल रहे कि इस टाइम पे फिशरमैन वेल्स को हार्म नहीं करेंगे, यानी कि जो मछुआरे होते हैं ना वो कोई भी वेल्स को हार्म नहीं करेंगे या फिर कोई भी एक्वेटिक लाइफ को हार्म नहीं करेंगे क्योंकि वो सब शांत बैठे हुए होंगे। फिर वो बोल रहे कि जो लोग सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं ना, मेहनत करते हैं नदी के किनारे समुद्र के किनारे जो सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं, वो लोग रियलाइज करेंगे कि वो लोग ये सब काम करते करते अपने आप को कितना हर्ट कर चुके हैं, अपने हाथों को कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं। फिर हमारे पोएट बोल रहे हैं कि जो लोग भी ग्रीन वार्स कर रहे हैं यानी कि नेचर के अगेंस्ट वार कर रहे हैं, हाँ वो लोग सोशल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, वो लोग बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दे रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मॉल्स बना दे रहे हैं, पर वो लोग आखिर कर क्या रहे हैं, एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, वो लोग पेड़ को काट दे रहे हैं, एनवायरनमेंट को मतलब खत्म कर दे रहे हैं और लास्ट में क्या होगा, अगर एनवायरनमेंट बचेगा ही नहीं तो हम भी नहीं बच पाएंगे और लास्ट में हम भी मर जाएंगे। और पोएट ये भी बोलते हैं कि जो लोग वार विद गैस एंड वार विद फायर मतलब गोली बारूद केमिकल ये सबसे मारपीट कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना, न्यूक्लियर वेपन, ये सबसे जो वार लड़ रहे हैं ये सब लड़के भी क्या फायदा, अगर जीत भी गए तो हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए तो कोई सर्वाइवर रहेगा ही नहीं, तो ये सब वार जीत के भी क्या फायदा। फिर हमारे पोएट बोल रहे कि बस एक बार के लिए क्यों ना सब एक साथ क्लीन क्लोथ्स पहन के साथ में चले एकदम ब्रदर जैसा, यानी कि इस दुनिया के जितने भी लोग हैं ना सब कोई एक तरह का नहीं बट साफ कपड़े पहन के साथ में चले शेड्स में, यानी कि पेड़ के छांव में, और वहां पे जाकर कुछ ना करे, यानी कि बस अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करे, यानी कि अपने आप को समझे और अपने साथ जो जितने भी लोग हैं ना उन्हें भी समझने की कोशिश करें और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स को बिल्ड करें, मतलब आसपास के लोग सब आसपास के नहीं सभी लोगों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें ताकि कोई भी वार ना हो। फिर हमारे पोएट बोल रहे हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ना कि जैसे कि जो लोग भी ज्यादा पावर में वो लोग को अपने से कम पावर वाले लोगों को या फिर अपने से कम पावर वाली चीजों को, जैसे जो मछुआरे थे वो वेल्स को मारते थे ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ कि अपने से कम पावर वाले लोगों के ऊपर राज नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ कि वार्स को खत्म कर दो, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं वो लोग थोड़ा देर के लिए रुक जाओ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सबको मर जाने बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं किसी को मरने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस कुछ देर के लिए उन्हें शांत होकर अपने आप को समझने के लिए बोल रहा हूँ। फिर हमारे पोएट बोल रहे कि हम लोग बहुत ज्यादा सिंगल माइंडेड है, यानी कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग बस अपने लाइफ को जिए जा रहे हैं, अपने काम किए जा रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता कि ये सब करके हमें लास्ट में क्या मिलेगा, इससे
इससे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा दूसरों पे, हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं, बस हम लोग बस काम किए जा रहे हैं बस जीने के लिए। फिर हमारे पोएट बोल रहे हैं कि अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते और कुछ देर के लिए साइलेंस में चले जाते तो हमें दो फायदा होता। सबसे पहला फायदा तो ये होता कि जो हम लोग अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं और बस अंदाजी काम किए जा रहे हैं बिना ये सोचे कि उसका क्या फायदा या नुकसान हो रहा है, हम उस चीज को समझ पाते और जो भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है ना उसे सुधार पाते। और फिर दूसरा फायदा क्या होगा, दूसरा फायदा ये होगा कि हम लोग जो मौत से डरते हैं ना वो डर खत्म हो जाएगा, यानी कि उसके बाद हमें मरने से डर नहीं लगेगा। किसकी वजह से, बस उस ह्यूज साइलेंस के वजह से, अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए बस शांत हो जाते हैं तो। बेसिकली पोएट यहाँ पे बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो साइलेंस है ना ये हमें हमारी सैडनेस से निकलने में हेल्प करेगा। फिर हमारे पोएट बोल रहे हैं कि हमें अर्थ से एक चीज सीखनी चाहिए, यानी कि हमें धरती से एक चीज सीखनी चाहिए कि जो चीज मरा हुआ जैसा दिखता है ना, मतलब थोड़ा डेड टाइप का दिखता है, जैसे लोग अगर साइलेंट हो जाएंगे तो वो थोड़ा डेड टाइप का दिखेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग मर चुके हैं। फिर वो यहाँ पे पोएट यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तुम अर्थ के अंदर कोई सीड डाल दो, ठीक है, वो सीड तुम्हें मरा हुआ लगेगा कि जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, पर क्या होगा कुछ टाइम के बाद उस सीड से क्या होगा, प्लांट निकलने लगेगा। मतलब उस मरे हुए चीज से, जो मरा जैसा दिख रहा है उस चीज से एक लिविंग चीज भी निकलने लगेगा और वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। और ये चीज हमें अर्थ से सीखनी चाहिए। यहाँ पे ओवरऑल पोएट बस एक ही चीज कहना चाह रहे हैं कि बस हमें खुद को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा शांति से बैठ के सोचना चाहिए और खुद को समझना चाहिए कि हम लाइफ में क्या कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं और कैसे सैडनेस से बाहर आ सकते हैं। और यहाँ पे पोएम खत्म हो रहा है, पर लास्ट लाइन में यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं कि मैं फिर से अब 12 काउंट करूंगा और तुम लोग बस शांत हो जाना और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुम लोग शांत हो जाके अपने आप को समझना, यानी कि तुम लोग शांत हो जाना और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, यानी कि समझ ही गए ना, खुद को समझना, खुद के फीलिंग्स को और अपने अंदर की भावनाओं को। यार समझ गए होगे, पूरा पोएम पढ़ा दिया और यहाँ पे पोएम खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक छोटा पुराना घर है जिसके आगे शेड लगा है ताकि शेड के नीचे सामान रखा जा सके और रख के बेचा जा सके। वो घर रोड के किनारे है जहाँ व्हीकल्स स्पीड से आते जाते रहते हैं। उस घर के ओनर ने उस शेड को इस उम्मीद में लगाया है कि उन व्हीकल्स में से कोई तो उतरेगा और उनके शेड के नीचे जो सामान है उसे आकर खरीदेगा। उस घर के जो ओनर है ना वो बहुत ज्यादा सैड है क्योंकि वो डेस्परेट है पैसा कमाने के लिए। नहीं, वो लोगों से फ्री में ब्रेड खाने को नहीं मांग रहे हैं, वो चाहते हैं कि कोई उनका सामान को आके खरीदे, बदले में पैसा देके चले जाए, क्योंकि फ्लो ऑफ मनी हर किसी के बेहतर जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। फिर पोएट कहते हैं कि जो शहरी लोग हैं, मतलब जो कि फ्लावर ऑफ सिटीज हैं, वो अपने पैसों से इन रोड साइड स्टैंड को बचा सकते हैं डूबने से या फिर बिखर के टूटने से। पर अमीर लोग जो होते हैं, मतलब जो शहरी लोग होते हैं, वो स्टैंड की तरफ देखते तक नहीं है। अगर देखते भी है तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं उस गंदे स्टैंड को देखकर। अब तुम्हें पता है इसके पीछे दो रीजन है। पहला तो ये कि वो जो स्टैंड है ना वो ब्यूटीफुल लैंडस्केप को ढक रहा है, मतलब कि ब्यूटीफुल सीनरी को ढक रहा है, जैसे कि ट्रीज, माउंटेन, वाटर बॉडीज, ये सबको। और दूसरा रीजन, उस स्टैंड के आगे जो बोर्ड लगा हुआ है ना जिसमें डायरेक्शन दिखाया जाता है वो गलत है। मतलब जो नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन है वो गलत दिखाया गया है। बस उसमें डायरेक्शन ही गलत नहीं दिखाया है, बल्कि उस बोर्ड में जो नॉर्थ साउथ लिखा गया है ना वो भी बहुत गंदे तरीके से लिखा गया है। पेंट, मतलब बहुत ही गंदा क्वालिटी का पेंट यूज किया गया है। फिर पोएट कहते हैं लोगों को गलत चीज कितना जल्दी दिख जाता है ना। कोई भी उस स्टैंड की वाइल्ड बेरीज के ऊपर नजर नहीं डालता जो कि वुडन बास्केट में रखा हुआ है, या फिर क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वर्क्स, जो कि एक गोल्डन कलर का फल होता है जिसमें सिल्वर बम्प्स होते हैं। कोई भी इन सब चीजों के ऊपर नजर क्यों नहीं डालता। फिर पोएट कहते हैं बस यही नहीं, लोग तो उन सुंदर माउंटेन्स की तरफ भी नजर नहीं डालते हैं जो उनके रास्ते में आती है। पोएट कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम लोग इतने मतलबी क्यों हो, तुम लोग आगे चलकर करोगे क्या इतने पैसों का। पोएट कहते हैं वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि रोड साइड स्टैंड ने उस सीनरी को खराब कर दिया है, बट उस भरोसे का क्या जिस होप में रोड साइड स्टैंड के जो ओनर्स होते हैं वो दिन भर वेट करते हैं कि कोई व्हीकल्स आकर रुकेगा और कुछ सामान खरीदेगा। और ये चीज पोएट के लिए बहुत ही ज्यादा दुख की बात है जो किसी से कहा तक नहीं जा सकता। सिटी से दूर हाईवे में ये लोग रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, बदले में बस कुछ सिटी मनी को ही तो हाथ में फील करना चाहते हैं, इस होप में कि इनका लाइफ भी एक्सपैंड हो जाए, इनकी लाइफ भी शुगर कोटेड हो जाए जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है, एक परफेक्ट लाइफ। पोएट कहते हैं कि जो रूलिंग पार्टीज होती है ना वो इनसे इनका पैसा हड़प रखती है जो कि एक्चुअली में इनका है। पोएट कहते हैं कि न्यूज में दिखाया जाता है कि
कि इन गरीब लोगों की फैमिलीज को बाहर लाया जाएगा, अच्छे से विलेज में रखा जाएगा जहाँ पे थिएटर्स होंगे, स्टोर्स होंगे और इन्हें किसी भी तरह की बेसिक नीड्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब कि बेसिक नीड्स के लिए तो सोचना भी नहीं पड़ेगा। बट एक्चुअली में ये सब बस ग्रीडी गुड डूअर्स हैं जो अच्छा तो करना चाहते हैं, बट इसके पीछे उनका बहुत बड़ा लालच छिपा होता है, जो खुद जरूरत पड़ने पर जंगली जानवर जैसा इन लोगों का शिकार भी कर सकते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के साथ क्या होगा, वो बस लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। वो बस उन्हें बड़ी बड़ी बातें बोलकर अपने झांसों में फंसाते हैं। फिर पोएट कहते हैं, तुम्हें पता है ऐसे लोग मतलब कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये इन गरीब लोगों की लाइफ्स को इस तरह से घेर लेते हैं जिसमें ये गरीबों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। वो गरीबों को ये दिखाते कि उनका बेनिफिट हो रहा है, बट वो सब कुछ ऐसे कैलकुलेटेड होता है। मतलब कि यहाँ बेसिकली स्कीम्स की बात की जा रही है जो गरीबों को दी जाती है, बट ये सब जो स्कीम्स होती है वो ऐसे कैलकुलेटेड होती है ना कि गरीबों को लगता है कि एक्चुअल में उनका फायदा है, बट एक्चुअल में ये सारे क्लेवर लोग उनको उल्लू बनाते हैं। फायदा गरीबों का नहीं बल्कि फायदा क्लेवर लोगों का, मतलब पॉलिटिशियंस का होता है, जो बस गरीबों का यूज करते हैं। गरीब लोगों को सोने की, आराम करने की सपने दिखाते हैं या कह लो पट्टी पढ़ाते हैं, लेकिन जब खुद करने की बारी आती है तो खुद सो जाते हैं। ऐसे सेल्फिश लोग गरीबों की रात की नींद भी खराब कर देते हैं। जैसे सिटीज में नहीं होता, लोगों को आदत हो जाता है रात में जगने का और दिन में सोने का, जबकि एंशिएंट टाइम से ये नियम है कि दिन काम करने के लिए होता है और रात सोने के लिए होता है। पोएट कहते हैं कि वो इस सैडनेस को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं जो वो गरीब सेड ओनर्स फेस करते हैं। वेट करते हैं कि कोई कार आके रुकेगा और आकर कुछ खरीदेगा। छोटी सी विंडो से बाहर देखते रहना, बच्चों की तरह होप करना कि कोई व्हीकल तो अपने ब्रेक पे पैर रखेगा। पूरे दिन एक ही प्रेयर की तरह, जैसे बच्चे भगवान से प्रेयर नहीं मांगते उसी तरह ये होप करते रहना कि हजारों सेल्फिश कार में से कोई एक कार तो रुके, कोई एक कार तो अपने ब्रेक पे पैर रखे और आकर के कम से कम इंक्वायरी कर ले कि वो जो फार्मर्स है उन्होंने जो सामने प्रोडक्ट्स लगाए हैं शेड के नीचे, उनकी प्राइसेस क्या है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि पोएट बताना चाहते हैं कि वो जो शेड है ना, उसके नीचे बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, मतलब फार्मर है बेसिकली वो, तो उसने अपने शेड के नीचे बहुत सारे वेजिटेबल्स या कह सकते हो फ्रूट्स भी लगाए होंगे मे बी। फिर पोएट कहते हैं कि एक कार रुकती है, पर पता है क्यों रुकती है? जो स्टैंड के सामने ग्रास है उन्हें कुचल कर अपनी गाड़ी को टर्न करने के लिए। फिर वो कहते हैं एक और गाड़ी, मतलब दूसरी गाड़ी रुकती है। पता है किस लिए? सिर्फ ये पूछने के लिए कि भैया ये रोड कहाँ जाता है। फिर वो कहते हैं एक और कार, थर्ड कार रुकती है ये पूछने के लिए कि क्या अ गैलन ऑफ गैस, मतलब कि पेट्रोल मिलेगा। यहाँ पे वो स्टैंड वाले अंकल गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, वो नहीं बेच सकते, उनके पास नहीं है। क्या उस कार ड्राइवर को दिखता नहीं? यहाँ पे वो ऐसा इसलिए कहना चाहते हैं ना क्योंकि एक्चुअली वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं पेट्रोल को अपने स्टैंड के ऊपर रखना, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है। यहाँ पे पोएट जो होते हैं ना, वो स्टैंड ओनर के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं कि जिस तरह का हम काम करते हैं सिटीज के बाहर, मतलब विलेजेस में या फिर कह लो कंट्री साइड में, और जिस तरह की चीजें हम बेचते हैं, इससे हम अपने लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते। हमारे पास रिसोर्सेज की इतनी कमी है कि प्रॉब्लम दूर करना इम्पॉसिबल सा है, इसलिए हम अंदर ही अंदर हर चीज को लेकर कंप्लेन करते रहते हैं। यहाँ पे पोएट कहते हैं, मैं ये सोच के खुद को रोक नहीं पाता कि इन लोगों को उस टाइम कितना रिलीफ मिलेगा जब मैं एक ही बार में, मतलब एक ही झटके में, चुटकी बजा एक ही चुटकी में इन सबको इनके प्रॉब्लम्स और पेन से बाहर ला सकूंगा। बट अगले ही पल, मतलब अगले ही दिन जब मैं रियलिटी को फेस करता हूँ, सोचता हूँ, वंडर करता हूँ कि तुम सब आओ मेरे पास, हम सबको बोल रहे हैं कि तुम सब आओ मेरे पास और मुझे इस प्रॉब्लम से, मुझे इस पेन से बाहर निकालो। और तुम सब मुझे इस पेन से तभी बाहर निकाल पाओगे जब तुम लोग उस रोड साइड स्टैंड के सामने उतरा करोगे और उन गरीबों को उनकी पेन से बाहर निकालोगे। मतलब कि यहाँ पोएट कह रहे हैं कि हम उन्हें उनकी पेन से तभी बाहर निकाल सकते हैं जब वो गरीब लोग, मतलब जो रोड साइड स्टैंड के ओनर है ना, वो लोग अपने पेन से बाहर आएंगे, मतलब जब वो लोग खुश होंगे, मतलब कि जब उनकी लाइफ से प्रॉब्लम और पेन दूर होगी। एंड ऐसे हमारा ये जो पूरा पोएम है इंटरेस्टिंग सा, प्यारा सा, मजेदार सा खत्म होता है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हें एक एक वर्ड एक्सप्लेन करा है और बाकी जो हार्ड वर्ड्स है, हार्ड मीनिंग है, वो तो तुमने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा, इसलिए मैं बोल रहा था कि वीडियो के स्क्रीन से नजर मत हटाना। और अगर फिर भी अगर तुम्हें पूरा समझ नहीं आया या फिर तुमने वर्ड मीनिंग छोड़ दिया तो वीडियो को फिर से देखो और अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। और आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग कि किसको नोबेल पुरस्कार मिल जाता है कमेंट सेक्शन में ये लिखकर कि मैं एग्जाम से 3 घंटे पहले देख रहा हूँ। वाह रे वाह, एकदम बहुत बड़ा काम कर दिया ब्रो। हेलो गेम चेंजर्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आंट जेनिफर्स टाइगर पोएम को,
इसके अलावा हम अ थिंग ऑफ ब्यूटी भी इसी वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि दोनों बहुत छोटे छोटे पोएम है। हालांकि ये दोनों ही पोएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। इसके अलावा अपने बुक को लेके आ जाओ और इस पोएम को खोल के बैठ जाओ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन जेनिफर टाइगर से, एंड एज यूजुअल वीडियो के लास्ट में हम तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे। इसके अलावा पोएटिक डिवाइसेस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम उसे इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं हर पोएम के एंड में तुम्हें पोएटिक डिवाइसेस बताते जाऊंगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग को पोएटिक डिवाइसेस पहचानना नहीं आता है, और अगर मैं बस ऊपर ऊपर बता के निकल जाऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम एक ही वीडियो में तुम्हारे सारे जितने भी पोएम्स है ना, सारे पोएम्स के पोएटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पोएटिक डिवाइसेस को पहचानते कैसे हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। उसके बाद हम एक एक करके सारे चैप्टर के पोएटिक डिवाइसेस को पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बनेगा, मान के चलो 40 मिनट 1 घंटा का वीडियो बनेगा, उसमें तुम्हारा सारा पोएम कवर हो जाएगा। पोएम ही कितने हैं, मुश्किल से 7 पोएम होंगे, 7 या 8, मुझे बताना एग्जैक्टली कितने पोएम है। और इसके अलावा हाँ, संडे को ग्रुप ओपन होता है, तो तुम्हारा कोई भी डाउट रहता है तो वहां पे पूछ लिया करो। ऑब्वियसली ग्रुप किस लिए है, व्हाट्सएप में तुम्हें क्यों इनरोल किया गया है, ताकि तुम अपने डाउट पूछ सको और ऑब्वियसली होमवर्क सेंड कर सको। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट में तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पोएम है ऑन जेनिफर टाइगर, उनकी जो ऑथर है ना, उनका नाम है एड्रिन रिच। इसके अलावा तुम लोग देख सकते हो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, तो हमारी जो राइटर है एड्रिन रिच, उनका जन्म हुआ था 1929 में बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में। ओके, तो इस चीज को याद रखना। हो सकता है ऐसे एग्जाम में डायरेक्टली कभी भी नहीं पूछता है कि तुम्हारे पोएट का बॉर्न कहां पे हुआ था, बर्थ कहां पे हुआ था, बट फिर भी अगर तुम कोई आंसर लिख रहे हो अपने पोएट के से रिलेटेड, तो वहां पे अगर तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हारा जो कॉपी चेक करना होगा वो खुश हो जाएगा, और हो सकता है वो तुम्हें फुल मार्क्स दे दे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। सी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्टेम्पररी वुमेन्स मूवमेंट एज अ पोएट एंड थ्योरिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। तो कॉन्टेम्पररी वुमेन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जिस मूवमेंट में वुमेन को इक्वल राइट्स देने की बात की गई थी। इसके अलावा ये जो मूवमेंट था ना, ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट था, जो लड़कियों का बचपन में ही शादी कर दिया जाता था, अंडर एज ही शादी कर दिया जाता था, जो कि बहुत गलत होता है, फिजिकली भी, मेंटली भी, हर तरह से। ठीक है, इसके अलावा ये सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन के अगेंस्ट था। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन क्या होता है तुम्हें पता ही है, आज के टाइम में तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, बहुत सारे फैमिली को बस लड़का ही चाहिए होता था। तो अगर लड़की होती थी तो बचपन में ही जैसे वो जन्म लेती थी उसे अबॉर्ट करवा दिया जाता था, या पेट के अंदर ही मरवा दिया जाता था। ठीक है, मतलब अबॉर्ट करवा दिया जाता। इसके अलावा ये मूवमेंट डॉरी रिलेटेड वायलेंस के भी अगेंस्ट था। पहले के टाइम में डॉरी सिस्टम बहुत ज्यादा पीक में था, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, आज के टाइम में भी ऐसा नहीं है, खत्म हो गया। डॉरी आजकल भी चलता है। डॉरी मतलब क्या होता है, दहेज, तुमने तो सुना ही होगा। ठीक है, कि दहेज अभी भी लिया दिया जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी लोगों का मेंटेलिटी उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। तो हमारी जो ऑथर है एड्रिन रिच, उन्होंने इस मोमेंट में बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था। कैसे सपोर्ट करा था, एज अ पोएट एंड एज अ थ्योरिस्ट, मतलब पोएम्स के थ्रू उन्होंने बताया था कि क्यों ये सब चीजें गलत है। इसके अलावा उनकी बहुत सारी थ्योरीज भी थी, इसलिए उन्हें यहाँ पे थ्योरिस्ट कह के भी बुलाया गया है। आई होप सो तुम्हें यहां तक समझ में आ गया हो। इसके अलावा सी हैज पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, उन्होंने 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री पब्लिश करा था। इसके अलावा 3 कलेक्शन ऑफ एसेज एंड अदर राइटिंग्स, उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिख रखी है। फिर हमें आगे पता चलता है कि जो एड्रिन रिच थी ना, उनका बस मेजर इन्वॉल्वमेंट कॉन्टेम्पररी वुमेन मूवमेंट में ही नहीं था, इसके अलावा वो और भी कुछ चीजों के अगेंस्ट थी, जैसे कि रेसिज्म, काले गोरे के बेसिस पे जो भेदभाव किया जाता है उसके अगेंस्ट थी। इसके अलावा मिलिट्रिज्म क्या होता है, किसी कंट्री के अंदर मिलिट्री को बहुत ज्यादा पावर दे दिया जाता है, तो उसे हम मिलिट्रिज्म कहते हैं। अगर इसका एग्जांपल लेना हो तो ऐसे मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं हूं, ज्यादा सोशल साइंस पढ़ता नहीं हूं, बट तुम बगल वाले देश का, पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हो, जहां पे गवर्नमेंट से काफी ज्यादा मिलिट्री को पावर दी गई है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट थी हमारी एड्रिन रिच। तो देखो एड्रिन रिच के बारे में अगर कुछ भी पूछता है तो ये 3 पॉइंट याद रखना, एक तो दूसरा रेसिज्म और तीसरा मिलिट्रिज्म। ठीक है, इन 3 चीज के बारे में बता दोगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएगी अगर पूछा जाता है तो। इसके अलावा अब हम लोग जानते हैं कि इस पोएम में, आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं ऑन जेनिफर टाइगर में, इस पोएम में उन्होंने किस बारे में बात की है। उन्होंने बात की है कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ अ वुमेन के बारे में, मतलब कि जब औरतों का, जब वुमेन्स का शादी हो जाता है तब वो किस किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, किस किस बर्डन से गुजरती है। तो आज के पोएम में हम यही पढ़ने वाले हैं। आई होप सो तुम्हें सब कुछ क्लियर होगा। अब हम लोग डायरेक्ट पोएम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी पोएम है। तो सबसे पहला लाइन में क्या बताया गया है, हमारी जो पोएट है वो हमें बता रही है कि ऑन जेनिफर टाइगर प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन, मतलब कि जो ऑन जेनिफर के टाइगर है ना, वो प्रांस कर रहे हैं, मतलब बहुत ही हाई स्प्रिंगी स्टेप्स ले रहे हैं, मतलब जंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहां पे, स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ही हो गया
कि आन जेनिफर्स के जो टाइगर है ना वो कोई रियल टाइगर नहीं है बल्कि एम्ब्रॉयडरी करके बनाए हुए टाइगर है। मतलब कि उन टाइगर को किसी स्क्रीन पे किसी चीज में एम्ब्रॉयडरी करके बनाया गया है। जैसे यहाँ पे तुम एग्जांपल देख सकते हो, धागे से टाइगर को बनाया गया, तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो वैसे ही आन जेनिफर्स ने भी कुछ टाइगर्स को स्क्रीन पे बनाया हुआ है जो कि प्रांस कर रहे हैं, मतलब हाई स्प्रिंगी स्टेप्स ले रहे हैं, जंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर अगले ही लाइन में पोएट बोल रही है कि ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, मतलब कि वो बिल्कुल ब्राइट टोपाज जैसा दिखाई दे रहा है। जिन्हें नहीं पता टोपाज क्या होता है, तो टोपाज एक तरह का स्टोन होता है, ठीक है, ऐसा स्टोन होता है, तुमने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, तो थोड़ा सा येलोइश होता है, थोड़ा सा ऑरेंजिस टाइप का स्टोन होता है। तो यहाँ पे हमारी पोएट बता रही है कि वो जो टाइगर्स है ना वो बिल्कुल ब्राइट टोपाज जैसे दिखाई दे रहे हैं, और वो डेनिजेंस है कहाँ के, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, मतलब कि जंगल के, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जहां पे ग्रीनरी भरा हुआ है, तो ग्रीनरी कहां पे भरा हुआ होगा, ऑब्वियसली जंगल में, तो वो डेनिजेंस है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के। डेनिजेंस का मतलब सिटीजन्स हो गया, ठीक है, जैसे हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग जहां पे रहते हैं तो हम सिटीजन्स हो गए, तो वैसे ही ये जो टाइगर्स हैं वो जंगल में रहते हैं, ग्रीनरी में रहते हैं, तो इन्हें डेनिजेंस बोला गया। डेनिजेंस का मतलब होता है एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। आई होप सो तुम्हें पहला 2 लाइन क्लियर होगा। अब हम थर्ड लाइन को पढ़ते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, मतलब ये जो टाइगर है ना जो स्क्रीन पे बने हुए हैं, ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं जैसे कि इन्हें किसी से भी डर ना लगता हो, इन्हें उन लोगों से भी डर नहीं लगता है जो ट्री के नीचे खड़े हैं। अब यहाँ पे कौन से लोग हैं जो ट्री के नीचे खड़े हैं? जंगल में कौन ही होगा जो ट्री के नीचे खड़ा होगा? ऑब्वियसली हंटर्स होंगे। तो यहाँ पे पोएट हमें बता रही है कि ये जो टाइगर्स है ना ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि इन्हें हंटर्स से भी डर नहीं लग रहा है, उन लोगों से भी डर नहीं लग रहा है जो कि पेड़ के नीचे खड़े हैं। इसके बाद 4th लाइन में लिखा गया है दे पेस इन स्लीक सिविलरिक सर्टेनिटी, मतलब ये जो टाइगर्स है ना ये बहुत ही ज्यादा स्मूथली मूव कर रहे हैं। पेस इन स्लीक का मतलब होता है मूविंग स्मूथली। सिविलरिक सर्टेनिटी का क्या मतलब होता है? सिविलरिक का मतलब होता है ब्रेव और सर्टेनिटी का मतलब होता है कॉन्फिडेंट। मतलब ये जो टाइगर है ना ये बहुत ही ज्यादा स्मूथली मूव कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ब्रेव वे में और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट वे में। आई होप सो तुम्हें ये चारों लाइन समझ में आ गया होगा। अब हम अगले लाइन में बढ़ते हैं, ठीक है। अगले पेज में जाने से पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो जो आन जेनिफर्स के टाइगर है वो कहां पे बने हुए हैं? वो स्क्रीन में बने हुए हैं, मतलब एम्ब्रॉयडरी किए गए, मतलब एम्ब्रॉयडरी करके बनाए गए। इसके अलावा ये जो आन जेनिफर्स के टाइगर है ये बिल्कुल ब्राइट टोपाज जैसे दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टाइगर का स्किन कलर होता है ना वो बिल्कुल टोपाज जैसा ही होता है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि जो टाइगर्स हैं आन जेनिफर्स के वो डेनिजेंस है जंगल के, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के, मतलब जंगल के। इसके बाद अगले लाइन में हमें बताया गया कि ये जो टाइगर्स है ना ये किसी से भी नहीं डरते, ये हंटर से भी नहीं डरते हैं। इसके बाद अगले लाइन में हमें बताया गया कि ये जो टाइगर्स है ये बहुत ही ज्यादा स्मूथली मूव कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इस चारों लाइन में बस यही चीज हमें बताया गया है। अब हम अगले पेज में बढ़ते हैं। देखो हमारी जो पोएट थी ना वो सबसे पहले वाले पेज में पहले जो 4 लाइन है उसमें टाइगर के बारे में बता रही थी, टाइगर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रही थी, लेकिन इस पेज में हम आन जेनिफर के बारे में बात करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। आन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, मतलब जो आन जेनिफर है ना उनका जो हाथ है, उनका जो फिंगर है वो बहुत ज्यादा कांप रहा है जब वो वुल से उस टाइगर को बना रही है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो आन जेनिफर है ना वो उस टाइगर को जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है वो किसके मदद से कर रही है? वुल के मदद से कर रही है, वो कोई नॉर्मल धागा यूज नहीं कर रही है। इसके अलावा उनका जो हाथ है, उनका जो फिंगर है वो बहुत ज्यादा कांप रहा है, जिसके वजह से वो जो आइवरी का नीडल है ना वो उसे भी पुल नहीं कर पा रही है। आइवरी नीडल का मतलब होता है हाथी के दांत से जो नीडल को बनाया जाता है ना उसे हम आइवरी नीडल बोलते हैं। अब हम अगले 2 लाइन को पढ़ते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर आन जेनिफर का हाथ इतना क्यों कांप रहा है और वो उतना छोटा सा सुई को क्यों नहीं खींच पा रही है, मतलब आइवरी निडल को क्यों नहीं खींच पा रही है। वो हमें लास्ट 2 लाइन से पता चलेगा। द मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग्स बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आन जेनिफर्स हैंड, मतलब कि आन जेनिफर ने जो वेडिंग बैंड पहन रखा है, वेडिंग रिंग पहन रखा है, उसका जो वेट है वो बहुत ही ज्यादा है, और उसका वेट इतना ज्यादा है कि जो आन जेनिफर है ना वो अपने हाथ को उठा नहीं पा रही है। देखो यहाँ पे कटाक्ष किया गया है, यहाँ पे एक्चुअली में वो जो आन जेनिफर ने जो वेडिंग रिंग पहन रखा है उसका वेट इतना ज्यादा तो नहीं होगा। एक रिंग का मैक्सिमम वेट तुम क्या ही ले सकते हो, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, ठीक है। 500 ग्राम तो मैं ज्यादा ही बोलती, आधा केजी का तो कोई होता भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी जो आन जेनिफर है वो उस आइवरी नीडल को क्यों नहीं खींच पा रही है? क्योंकि वो जो वेडिंग बैंड है, मतलब वो जो वेडिंग रिंग है, वो ये दिखा रहा है कि जब कोई औरत शादी कर लेती है उसके बाद उसके ऊपर कितना ज्यादा बर्डन आ जाता है, कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, और एक वुमेन को मैरिड लाइफ के बाद कितना कुछ झेलना पड़ता है। और खासकर आन जेनिफर्स के केस में हमें ये पता चल रहा है कि जो आन जेनिफर है ना उनका जो मैरिड एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि हो सकता है जो आन जेनिफर के हस्बैंड होंगे वो बिल्कुल भी अच्छे नेचर के नहीं होंगे, अच्छे स्वभाव के नहीं होंगे, वो बहुत ज्यादा इल ट्रीट करते होंगे,
बहुत ज्यादा गंदा बिहेव करते होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इस आदमी को रखा है फॉर एग्जाम्पल कि उनके हस्बैंड कुछ इस टाइप के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट हमें ये समझाना चाहती है कि जो आन जेनिफर है ना, वो कितना ज्यादा प्रॉब्लम सह रही है अपनी मैरिड लाइफ के बाद, और उनका लाइफ कितना ज्यादा बर्बाद हो चुका है। इसलिए हमारी जो पोएट है वो थोड़े घुमा फिरा के, वर्ड्स को घुमा फिरा के यहाँ पे लिख रही है कि जो आन जेनिफर्स के हाथ में जो वेडिंग रिंग है उसका वेट इतना ज्यादा है कि उनके जो फिंगर्स है वो भी बहुत ज्यादा कांप रहे हैं और वो आइवरी निडल को भी खींच नहीं पा रही है, ठीक है। आई होप सो तुम्हें ये 4 लाइन भी समझ में आ गया होगा, रिवीजन का जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान 4 लाइंस थे। अब हम लोग अगले लाइंस में बढ़ते हैं। ओके, तो इस पेज में भी हम 2-2 लाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by। मतलब कि जब आंट जेनिफर की डेथ भी हो जाएगी तब भी उनके हाथ में वो रिंग होगा। किस इंसान का रिंग होगा? उस इंसान का रिंग होगा जिसके द्वारा वो मास्टर्ड की जाती थी, मतलब जिसके द्वारा वो कंट्रोल की जाती थी। यहाँ पे आंट जेनिफर के पति के बारे में, मतलब हस्बैंड के बारे में बताया गया, क्योंकि ऑब्वियसली उनके हाथ में जो वेडिंग रिंग है वो ऑब्वियसली उनके हस्बैंड का ही होगा। तो यहाँ पे पोएट हमें ये बताना चाहती है कि जब आंट जेनिफर का डेथ भी हो जाएगा ना, तब भी उनके हाथ में रिंग होगा जो ये सिग्निफाई करेगा कि उन्होंने कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया है, कितने बर्डन्स को उठाया है, और उन्होंने अपने मैरिड लाइफ में क्या क्या झेला है। मतलब कि मरने के बाद भी हमारी जो आंट जेनिफर है वो फ्री नहीं हो पाएगी, और वो उस रिंग को अपने साथ, उस रिंग के बर्डन को अपने साथ उठाते हुए जाएगी। और इन सब का रीजन कौन होगा? वो जो अंकल होंगे जिसके द्वारा वो मास्टर्ड की जाती थी, मतलब उनके जो हस्बैंड है वो, ठीक है। आई होप सो तुम्हें ये दोनों लाइन समझ में आ गया होगा। अब हम अगली लाइन को पढ़ते हैं। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। लेकिन यहाँ पे हमें आगे पोएट बता रही है, लेकिन वो जो पैनल में वो एम्ब्रॉयडरी करके टाइगर को बना रही है ना, वो उनके मरने के बाद भी वैसे ही कॉन्फिडेंट होंगे, वैसे ही prancing कर रहे होंगे, और वैसे ही प्राउड होंगे, वैसे ही अनअफ्रेड होंगे, और बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ये सबसे हमारी जो पोएट है वो हमें ये बताना चाहती है कि जो आंट जेनिफर है ना, वो एम्ब्रॉयडरी करके वो चीज बना रही है जो वो खुद हासिल नहीं कर सकती है। तुम लोग खुद सोचो, जो आंट जेनिफर है और जो आंट जेनिफर जिन टाइगर्स को बना रही है उनमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। आंट जेनिफर्स के जो टाइगर है वो कितना ज्यादा अनअफ्रेड है, ब्रेव है, प्रांसिंग कर रहे हैं, कितना ज्यादा प्राउड है। वही जो आंट जेनिफर वो बर्डन के नीचे दबी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे दबी हुई है, और उनकी जो लाइफ है वो कितनी ज्यादा बुरी है, और उनके लाइफ में कितने खराब एक्सपीरियंसेस उन्हें झेलने पड़ रहे हैं। और एक्चुअली में ये जो टाइगर है ना, वो आंट जेनिफर के अंदर लाई करता है, लेकिन वो कभी भी उस टाइगर को अपने अंदर से नहीं निकाल पाएगी। साथ ही साथ इस पोएम के माध्यम से हमारी जो पोएट है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के बारे में बताना चाहती है कि कुछ मर्दों की वजह से जो वुमेन्स होती है उनका लाइफ कितना ज्यादा खराब हो जाता है, उन्हें कितना कुछ सहना पड़ता है। साथ ही साथ पोएट ये भी बताना चाहती है कि जो वुमेन है ना, उन्हें डर के या किसी के अंदर रह के या फिर अपने सपनों को दबाने की जरूरत नहीं है। वो जो चाहे वो कर सकती है, वो बिल्कुल एक ब्रेव टाइगर की तरह बन सकती है। और इस तरह से हमारा जो पोएम है ना, प्यारा सा चुटकू सा, वो खत्म होता है। आई होप सो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे इस पेज में आई डोंट थिंक कोई हार्ड वर्ड। आई होप सो तुम्हें पोएम का वन शॉट बहुत अच्छा लगा होगा, तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो, वीडियो को एंड करने से पहले ये तुम्हारा 12th का लास्ट वीडियो है, तो अगर तुम लोग 12th के बाद भी मुझे फॉलो करना चाहते हो ना, तो मुझे मेरे सेकंड चैनल में सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहां पे एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट नहीं आएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और अगर तुम लोग मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलो तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।